स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका चैप्टर 6 जो कि है जैव प्रक्रम, साइंस का चैप्टर 6 है और वो बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। तो बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट मतलब जैव प्रक्रम है, यो की एनसीईआरटी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारा चैप्टर का जो भी चीजें हैं आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, आपको सारी चीजें मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण। तो ऐसे ही करके हम सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करते जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इसमें जैव प्रक्रम। आखिर हम जैव प्रक्रम कहते किसको है? देखिए चैप्टर का नाम तो जैव प्रक्रम है, ये हमने जान लिया। अब हम देखिए जैव प्रक्रम कहते किसको हैं। तो देखिए वे सभी प्रक्रम, पहले मैं आप इसको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ कैसे समझेंगे, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ अगर आप याद करेंगे तो ऐसे में सही नहीं रहेगा। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण मतलब देखिए जैसे आपके शरीर में कुछ टूट फूट या फिर मरम्मत का काम होता है तो उसको भी हम जैव प्रक्रम कह सकते हैं। जैसे देखिए कि आपको मान लीजिए कुछ भी आपके हुआ, आपको जैसे चोट लग गई, तो आपको चोट लग गई, उसके बाद जब वो चोट लग गई तो देखिए वो अगर आप मेडिसिन लेंगे तो थोड़ा जल्दी आराम हो जाता है, और अगर आप नहीं लेंगे तब देखिए 4-5 दिन में या फिर 5-6 दिन में जिस हिसाब से घाव रहता है वो अपने आप मरम्मत उसकी होती रहती है अंदर, तो उसकी वजह से वो ठीक हो जाता है, घाव फिर से दोबारा से सही हो जाता है। तो इसी को देखिए मरम्मत, अनुरक्षण मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मरम्मत का कार्य। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम जो कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। डेफिनेशन में आप यही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पोषण। अब देखिए हम पोषण किसको कहते हैं? जैव प्रक्रम तो हमने जान लिया, अब देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को, पहले मैं इसको पढ़ रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा। देखिए जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब देखिए जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे देखिए कोई भी जीव है, जैसे इंसान ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, तो देखिए जब वो भोजन खाएगा, आप ही खाते हैं ना, आप जब देखिए दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो जब उसको खाते हैं या फिर कोई अन्य पदार्थ खाते हैं तो उनके पाचन से देखिए जब उनका पाचन होता है आपके शरीर के अंदर, जब उनका पाचन होता है तो उसमें से सारे जो पोषक तत्व होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सभी में पोषक तत्व रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखिए जिसमें मतलब उसमें देखिए थोड़े बहुत जो पोषक तत्व रहते हैं तो उनका पाचन से देखिए वहां पर पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आप फिर से समझिए, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को पाचन से पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो देखिए पोषण भी आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका आप कुछ मेन पॉइंट जान लीजिए। इसका पहला मेन पॉइंट है भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि, ये देखिए ये भी एक आपका एग्जाम्पल है, मतलब एक देखिए एक तरीका है समझने का। देखिए भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। तो देखिए इसको समझिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भोजन में उपस्थित वे तत्व, अब देखिए पोषक तत्व कहीं पर आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूट्रिएंट्स कैसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, ये चैप्टर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है बायोलॉजी 20 नंबर का आता है। तो देखिए भोजन में उपस्थित वे तत्व, जैसे देखिए आप दाल खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है, तो देखिए ऐसे मतलब सभी में होता है। तो देखिए भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि, मतलब उसके बढ़ने में, विकास, उसके विकास करने में, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, तो इन सब में, या फिर चना ले लीजिए उसमें भारी मात्रा में होता है प्रोटीन, तो ऐसे देखिए, या फिर अंडे ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, तो इन सब में भी होता है। तो देखिए
भोजन में उपस्थित वे तत्व, जैसे कोई भी भोजन है, मैंने अभी जो आपको बताया उससे कोई भी भोजन है तो उनमें वे तत्व जो उपस्थित हैं तो उनमें से जिसमें देखिए तत्व जो जीवों में वृद्धि, विकास, मरम्मत, परिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप अच्छे से इसको देखिए वीडियो को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जो कि ऐसे पूछ लेगा कि जल में विलेय विटामिन बताइए या फिर वसा में विलेय विटामिन बताइए। तो देखिए यहाँ विटामिन जो कि जल में, तो देखिए यहाँ पर आके आप लिख दीजिए विलेय, जल में विलेय, इसमें वसा में भी विलेय। तो देखिए जल में विलेय विटामिन और वसा में, तो देखिए जल में कौन कौन सी विटामिन विलेय होती है इसको आपको समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया होगा, बस आपको समझा रहा हूं। देखिए जल में विलेय विटामिन बी व फिर सी, तो देखिए बी व फिर सी, अब आप पूछेंगे कैसे विलेय, तो आपको पता होगा सी, देखिए जो कॉमन एक विटामिन है, तो देखिए जल में विलेय होता है। देखिए सी विटामिन किसमें पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, मतलब संतरा, लेमन मतलब नींबू, आंवला, तो इन सब में पाया जाता है। तो देखिए आंवला ले लीजिए, आंवला का रस निकाल लीजिए, उसको पानी में आप मिक्स कर दीजिए, आप उसको नहीं निकाल पाएंगे, मतलब वो जल में मिक्स हो जाएगा, जल में मिल जाएगा। और देखिए वहीं आप संतरा का रस ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, तो इन सबको अगर आप मिला देंगे जल में तो आप उसको दोबारा नहीं निकाल सकते कि आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ यह नींबू का ही रस है, इसका रस है, तो ये सब जल में मिल जाएगा। वैसे देखिए उसके बाद वसा में कौन कौन से विलेय हैं, तो देखिए वसा में विलेय विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, तो इतना आप समझिए। देखिए जल में विलेय विटामिन कौन कौन सी है, बी व फिर सी, बी सी, ये दोनों आप याद रखिए, जल में विलेय विटामिन है। आप ऐसे याद रखिए ना कि जैसे बी के साथ सी भी आता है, तो देखिए सी और बी, तो इन दोनों को आप याद रख लीजिए। और आप सी से ये समझ लीजिए कि सी से जैसे कोई खट्टे पदार्थ हो गए, तो आपको पता है संतरा, नींबू, ये सब जल में मिल जाएगा। बी व फिर सी आप याद रखिए जल में, उसके बाद जो भी विटामिन बचे सभी वसा में विलेय होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। देखिए उसके बाद आता है पोषण, दो प्रकार के होते हैं। पोषण अभी हम पढ़ रहे थे, तो देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। अभी आपने पढ़ा ना पोषण की मतलब सभी जीवों में जो उसकी होती है क्रिया, तो उसे कहते हैं पोषण। तो आपने इसको पढ़ लिया कि सभी जीवों में जो पोषण होता है तो उसमें जो खाद्य पदार्थ वो खाते हैं फिर भोजन के द्वारा, तो उनमें जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं। तो पोषण यहाँ पर दो प्रकार से होते हैं। पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो देखिए अब आप पूछेंगे कि यह स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है, इसको भी हमें समझाइए। तो इसको भी हम आपको समझाएंगे, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्वपोषी पोषण, उसके बाद हम जानेंगे विषम पोषी पोषण। तो देखिए ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो देखिए इसको आप समझिए, एकदम अच्छे से आपको समझा रहा हूं। देखिए स्वपोषी पोषण तो मतलब देखिए ऐसे जीव, मतलब कोई भी जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाए और किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहे, डिपेंड न रहे, तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्व मतलब खुद, तो इसको देखिए इससे आप पहचान लीजिएगा स्वपोषी पोषण। अगर कहीं पर आ जाए तो आप ये लिखिएगा कि ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, फिर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब अगर आप वहां पर पूछा जाए कि इनका एग्जाम्पल भी बताइए स्वपोषी पोषण का, तो वहां पर आप उनका एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, या भी स्वपोषी पोषण में ही आते हैं। क्योंकि देखिए हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, सूर्य के प्रकाश से। तो ये हो गए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण। अब इसके बाद आता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है विषम पोषी पोषण। तो देखिए विषम पोषी पोषण हम कहते किसको हैं, तो देखिए ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे जीव या फिर जंतु, देखिए ऐसे जीव जंतु जो कि भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं, जैसे एग्जांपल में होगा गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य आदि। तो देखिए सबसे पहले तो हम मनुष्य का एग्जांपल ही समझ लेते हैं।
तो देखिए मनुष्य खुद से भोजन नहीं बनाता। अब आप तो कहेंगे कि हाँ घर में खुद से ही खाना बनता है, तो ऐसा नहीं, खुद से खाना कोई नहीं बनाता। मतलब जैसे देखिए कोई भी आपके घर में जो भी खाना बनाता है तो देखिए वो भी मतलब जैसे देखिए आप दाल बनाया जाता है, घर में चावल बनाया जाता है, तो दाल है या फिर चावल है तो ये भी एक लिविंग थिंग ही है, क्योंकि देखिए पेड़ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, तो दाल प्राप्त होता है या फिर देखिए चावल प्राप्त होता है जिसे हम धान भी कहते हैं। तो चावल धान गेहूं तो ये सब जो होते हैं ये सब देखिए ये सब खुद नहीं, वो जो है दाल चावल गेहूं तो ये सब जो है वो खुद बनाते हैं, लेकिन आप उनसे लेके बनाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली बना लेते हैं। तो इसीलिए देखिए हो गया मनुष्य यहाँ पर आता है विषम पोषी पोषण में, बकरी भी विषम पोषी पोषण में, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, और बिल्ली भी गाय भी, तो ये सब विषम पोषी पोषण में ही आते हैं, क्योंकि ये सभी अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कोई दाल चावल पर निर्भर है, कोई अन्य जानवरों पर निर्भर है। तो ऐसा हो गया विषम पोषी पोषण। अब मैं आपको बताने वाला हूं विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तथा उन सभी प्रकारों को आज की इस वीडियो में ही आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखिए विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। अब आप कहेंगे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो तीनों प्रकार के आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद उन सभी के डिफिनीशन मतलब उसकी जो परिभाषा है और उसका उदाहरण भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मृत्योपजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी संभोजी। तो देखिए ये तीनों प्रकार हो गए। अब आप कहेंगे कि हमें इसकी डिफिनीशन भी चाहिए, एग्जांपल भी चाहिए, तो आइए उसको भी आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है मृत्योपजीवी। अब देखिए मृत्योपजीवी इसको हम कहते किसको हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृत्योपजीवी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इसी से समझ लीजिए जो कि लिखा गया है मृत्योपजीवी, यहाँ पर लिखा है, देखिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म इसको आप तोड़ के ऐसे पढ़ा करिए ना तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है मृत्योपजीवी, तो मतलब मृत्योप, तो देखिए मृत मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है मृत ऐसा कुछ वर्ड निकल रहा है, तो देखिए मृत्योपजीवी मतलब यहाँ पर मृत हो गया और ये जीवी मतलब जो मृत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृत्योपजीवी कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो कि मरे हुए जानवरों से या फिर मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि होगा देखिए कवक हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और कुछ जीवाणु, जैसे देखिए कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उनसे देखिए उनसे हम मतलब देखिए कोई भी जैसे जीव मर गया, जंतु मर गया, कोई भी देखिए कौवा कहीं पर मरा है या फिर कोई भी चीजें कह लीजिए जो भी मरे हैं, जंगली कोई जानवर है वो मरा है, तो उनमें देखिए कुछ दिन में देखेंगे वहां पर कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो वो सारे देखिए मरे हुए जो भी जानवर हैं उन पर निर्भर होते हैं। तो देखिए यही हो गया मृत्योपजीवी, मतलब मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, तो अपना भोजन करते हैं, तो उन्हें हम मृत्योपजीवी कहते हैं। जैसे कि कवक, ईस्ट, मशरूम या फिर कुछ जीवाणु। अब उसके बाद देखिए आता है हमारा सेकंड परजीवी। तो देखिए हम परजीवी किसे कहते हैं, तो देखिए परजीवी किसे कहते हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें ही हम परजीवी कहते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स है इसको आप अच्छे से समझिए। अब देखिए ये होता क्या है कि ऐसे जीव मतलब जो भी जीव हैं वे आपके शरीर में रहेंगे और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको मार डालेंगे, ऐसा नहीं है, वो मारेंगे नहीं, फिर भी आपसे वह भोजन प्राप्त करते रहेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो आइए आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे जोंक हो गया, खटमल, अमरबेल, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए और आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए आपके शरीर में या फिर कभी कभी देखिए किसी के जैसे जू पड़ जाती है या फिर पेट में आपके देखिए कभी कीड़े आ जाते हैं पेट में, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो वे सभी अंदर ही अंदर आपके मतलब शरीर से ही जैसे कुछ चीजें जैसे खटमल या फिर कोई भी होगा आपके खून लेता रहेगा या फिर ऐसे ही रहता है, तो वे सही आपके शरीर से ही अपना भोजन वो प्राप्त करते रहते हैं और बिना आपको मारे ही। तो आप परजीवी, यहाँ पर देखिए इससे आप समझिए परजीवी, पर मतलब देखिए किसी के
ऊपर आश्रित रहकर, पर जीवी, जीवी मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहकर वो अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे देखिए, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर, मतलब दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित हैं लेकिन उन्हें वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्हें ही हम बिना मारे बिना अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, उन्हें ही हम परजीवी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण। तो इसको हम भी आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां पर जरूर से फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे। देखिए यहाँ पर आता है थर्ड है प्राणी समभोजी पोषण। तो देखिए ये किसे कहते हैं, इसमें देखिए इनमें सभी शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव जंतु आते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसको आप समझिए अच्छे से। तो देखिए इनमें सभी शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव आते हैं, जैसे कि हो गया मनुष्य, हो गया बंदर, खरगोश आदि। तो देखिए प्राणी समभोजी पोषण हम किसे कहते हैं, तो ऐसा पोषण जिनमें कि शाकाहारी जीव जंतु, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। अब आप पूछेंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो उसको भी आपको समझा देता हूं। तो देखिए शाकाहारी जैसे हो गया कि जो हरे साग सब्जी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि हो गया बंदर, बकरी, खरगोश इत्यादि। उसके बाद देखिए मांसाहारी भी आपको जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो मांसाहारी वे जीव जंतु जो कि अपना भोजन जीव जंतुओं से, अन्य जीव जंतुओं के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मांसा है तो इससे आप समझ लीजिए मांसाहारी तो मतलब मांस से। एवं सर्वाहारी, सर्व मतलब सभी चीजें खा ले, कोई भी उनमें रोक टोक ना हो। तो जो जीव जंतु पेड़ पौधे, मांस, इन सभी से अपना भोजन चलाते हैं तो उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य इसमें आता है, कौवा आता है, तो ये सब हो गए। और देखिए इसमें मांसाहारी में क्या आता है, शेर, चीता, तो ये सब हो गए मांसाहारी में। अब इसके बाद देखिए ये थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया, प्राणी समभोजी। इनमें सभी शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीव आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का 100% है कि ये बहुत बार आ चुका है। अब ये भी नहीं है 100% भी नहीं कि आए ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा है कि 90% बार ये आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण किसी बार 4 नंबर का आया है, किसी बार 6 नंबर का, जैसे मतलब जो भी रहता है दिया रहता है करने को, तो उसी हिसाब से आता है। तो इस बार भी इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं आने की। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हम कहते हैं किसको हैं, तो देखिए इसको पहले हम आपको पढ़ के बताएंगे, उसके बाद आपको एकदम अच्छी तरीके से आपके दिमाग में इसको समझाएंगे। तो देखिए इसकी डिफिनेशन, ये अधिकांश हरे पादपों में होता है। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CO2। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखिए क्या होता है, ये अधिकांश हरे पादपों में होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज्यादातर हरे पादपों में होता है। ऐसा नहीं कि कोई सूखे पादप, मतलब यहाँ पर पेड़ होता है। तो देखिए हरे पादपों में होता है, मतलब हरे पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो देखिए प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो देखिए क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर आपको ये आ जाए, अगर आपके 1 नंबर, अगर आपके अतलगुत्री में आ जाए तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इतना आप लिख दीजिएगा पादपों द्वारा, तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा जितने का भी रहेगा 2 नंबर का। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो आता है, ये जो समीकरण है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस समीकरण को आप समझ लीजिए। देखिए समीकरण यहाँ पर है 6CO2 मतलब CO2 मतलब देखिए पहले आपको बता देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। देखिए 6CO2 + 12H2O, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और पड़हरिम। तो उसके बाद देखिए C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये गैस है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि प्रकाश की उपस्थिति में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से
तो देखिए यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से 6CO2 मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पर्णहरिम यहाँ पर है। तो देखिए पर्णहरिम है और ये प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर देखिए इसको आप समझिए 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 12H2O मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। तो लेकिन देखिए यहाँ पर H2O जल का होता है शुद्ध, तो इसको आप याद रखिए। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या बनता है C6H12O6 ये प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मनुष्य में पोषण। तो देखिए मनुष्य में पोषण, अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्ग्रहण। तो देखिए अंतर्ग्रहण अब किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा अंतर्ग्रहण। तो देखिए इसमें भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुप्ति बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित है। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, इनमें भोजन को चबाना, देखिए जब भोजन चबाते हैं, या फिर आमाशय में भोजन की लुप्ति बनना, या फिर आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि इनमें भोजन का चबाना आता है, आमाशय में भोजन की लुप्ति बनाना आता है, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाने की आदि जो क्रिया है, उससे आदि जो क्रिया सम्मिलित है उसे ही हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वो है देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाचन। तो पाचन देखिए हम कहते हैं किसको है, तो देखिए पाचन हम उसे कहते हैं, देखिए इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियां, देखिए इनके अंतर्गत पाचक ग्रंथियां स्रावित रस के एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। अब देखिए पाचन किसे कहते हैं, इसको मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये तो डेफिनेशन हो गई फिलहाल, तो देखिए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जो पाचन होता है इनमें देखिए जो ग्रंथियां होती हैं, इनमें जो ग्रंथियों में जो स्रावित रस के एंजाइम्स होते हैं वे जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ, जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी पदार्थ है जो कि अघुलनशील है, वो घुलेगा नहीं, तो क्या करेगा पाचन क्रिया जो क्या होती है, तो वो पाचन क्रिया उसको एकदम छोटे छोटे फॉर्म में करके उसको घुलनशील इकाइयों में तोड़ देती हैं, तो इसे ही हम पाचन कहते हैं। तो देखिए पाचन हो गया, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियां जो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि घुल नहीं कर सकते, तो उसे सरल और घुलनशील इकाइयों में तोड़ देती हैं, तो उसे हम पाचन कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है अवशोषण। तो देखिए अवशोषण किसे कहते हैं, आहार नाल जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। आपको ये पता होगा आहार नाल को पाचन तंत्र भी बोला जाता है, आप इसको याद रखिएगा, आहार नाल को पाचन तंत्र बोला जाता है। तो देखिए आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं का विस्राव होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो देखिए आहार नाल मतलब जो पाचन तंत्र होता है, इनमें पचित भोजन को अणुओं का विस्राव होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण हम कहते हैं। तो देखिए इनमें जो भोजन के अणु होते हैं वो जब रुधिर में पहुंच जाते हैं तो उस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया, अवशोषण। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हमारा फोर्थ स्वांगीकरण। तो देखिए स्वांगीकरण हम कहते हैं किसको, ये सभी मानव में पोषण के अंतर्गत हम बता रहे हैं, मनुष्य में पोषण के अंतर्गत। तो देखिए स्वांगीकरण किसे कहते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ, देखिए पचे हुए पदार्थ कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद उसी में विलीन हो जाते हैं, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। अब इसको भी समझिए कि हम इसको कहते हैं पचे हुए जो पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद जो भोजन पच जाते हैं, वो जब कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचते हैं उसके बाद वहीं पर वो विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो उसी क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। या फिर अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण करके उसे जीव द्रव्य में स्वरूप में विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो देखिए स्वांगीकरण भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आता है मल विसर्जन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका मनुष्य में पोषण का। तो देखिए मल विसर्जन, तो देखिए पाचन समाप्त होने के पश्चात आहार नाल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं जिनका पाचन संभव नहीं हो पाता है, अतः इनका मानव शरीर से उत्सर्जन हो जाता है। क्या है, देखिए पाचन समाप्त होने के पश्चात आहार नाल में जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं तो उनका पाचन संभव नहीं हो पाता है, और जिनका पाचन संभव नहीं हो पाता है तो ये मानव शरीर से उत्सर्जन हो जाता है।
अभी तक देखिए हमने जो पढ़ा मनुष्य पोषण वो हमारा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे श्वसन। तो देखिए श्वसन किसको कहते हैं, तो देखिए श्वसन बताएंगे, इसके यहाँ पर जो पार्ट्स हैं उसको बताएंगे, इनके पार्ट्स के जो अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, इसके आपको यहाँ पर इसके जो अंतर है उसको ही बताएंगे। सारी चीजें आपको वीडियो में अच्छे से पता लग रही है। आप वीडियो को एक लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए श्वसन, हम श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला श्वसन कौन सा होता है, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा यहाँ पर अनऑक्सी श्वसन। तो देखिए श्वसन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो देखिए हम ये कहते किसको हैं, पहला देखिए श्वसन हो गया जो कि ऑक्सी श्वसन। तो देखिए हम ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, यह क्रिया, देखिए यह हम लिख लेते हैं इसे, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो देखिए ऐसी क्रिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया होती है उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो कि लिखा गया है ऑक्सी श्वसन, तो इसी से आप समझ लीजिए, ऑक्सी मतलब आप ऑक्सीजन समझ लीजिए और श्वसन मतलब हो गया श्वसन। तो देखिए ऑक्सी श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए हम इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड जो कि है अनऑक्सी श्वसन। तो देखिए अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनऑक्सी श्वसन क्या होती है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सीजन नहीं रहता तो उसे हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए आता है मनुष्य में सहायक श्वसन अंग। तो देखिए मनुष्य में सहायक जो श्वसन अंग है वो कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मनुष्य में सहायक जो श्वसन अंग है उसका पहला आता है, सबसे पहला है नासिका। नासिका हो गया सबसे पहला, जिसे आप नाक भी बोलते हैं। तो देखिए नोज, NOSE, देखिए NOSE, नोज हो गया नासिका। ये है मनुष्य में सहायक श्वसन अंग जो ही आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है ग्रसनी। पहला हो गया नासिका, दूसरा है ग्रसनी। उसके बाद तीसरा आता है वायुनाल। वायुनाल में देखिए 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर 2-3 पार्ट होते हैं जो कि कंठ या फिर स्वर यंत्र बोलते हैं तथा श्वसन नली भी बोलते हैं। ये सभी वायुनाल के ही अंतर्गत आते हैं। नहीं तो आप कमेंट करेंगे कि आप ऐसा बता रहे हैं कि हाँ आप स्वर यंत्र या फिर कंठ या फिर श्वसन नली आप बताएं, नहीं तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया वायुनाल को। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है फोर्थ फेफड़े। तो देखिए फेफड़े हो गए। अब इसके बाद देखिए ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में आपको इसके अंतर भी बता देता हूँ। 4 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यह उच्च वर्गीय पादपों, देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है, और वहीं पर अनऑक्सी श्वसन जो होता है यह प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, ईस्ट या फिर कवक में मिलता है। तो ये हो गया इसका पहला अंतर। अब इसके बाद देखिए सेकंड है, यह जीवन का एक लक्षण है। जो ऑक्सी श्वसन है यह जीवन का एक लक्षण है, और यहीं पर जो अनऑक्सी श्वसन है वह उच्च वर्गीय पादपों में यह अवस्था कुछ समय के लिए हो सकती है। उच्च वर्गीय पादपों में यह अवस्था कुछ समय के लिए हो सकती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है थर्ड है ऊर्जा अधिक मात्रा में। देखिए ऊर्जा जो होती है वह अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा 38 ATP जो कि 673 किलो कैलोरी में निकलती है। ऊर्जा इसमें आप इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है, और वहीं पर अनऑक्सी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलती है। कितनी मात्रा में निकलती है, 2 ATP एमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 2 यहाँ पर 27 किलो कैलोरी, यहाँ पर 673 किलो कैलोरी थे, यहाँ पर 27 किलो कैलोरी में निकलती है। तो यही आप समझ लीजिए ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है और अनऑक्सी श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है। और इसका यहाँ पर एक और आपको बता देता हूँ, इसका जो अंतर है ये अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसकी नजर डायरेक्ट यहीं पर जाएगी, आपने लिखा है कि नहीं। तो देखिए ऑक्सी श्वसन में O2 की आवश्यकता होती है। आप उसके नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ही तो होता है। तो ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और देखिए अनऑक्सी श्वसन से आपको लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। और अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इतना आप जरूर से लिखिएगा कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वहीं पर अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
अब देखिए ये भी आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको बताता हूँ हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं, तो देखिए यह एक जटिल प्रोटीन है। ये भी आपका 4 से 6 नंबर का आता है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है वह एक जटिल प्रोटीन है, या फिर यहाँ पर जटिल प्रोटीन है, और इसका जो निर्माण होता है वह लौह युक्त वर्णक से होता है। लौह युक्त वर्णक हीम तथा जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन, तो उससे होता है। इसको मैं जरा यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप इसको पॉइंट में नोट किए रहें, और आपको मैं जो जो बता रहा हूँ आप इसको नोट करते चलिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। आप एक बार समझिए, उसके बाद आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। देखिए यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। सभी पृष्ठवंशी जो होते हैं, जो जीव होते हैं, तो उनमें ये लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी। अगर हम देखें तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए अपृष्ठवंशियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। अपृष्ठवंशी जो होते हैं तो उनमें ये जो रुधिर होता है यह प्लाज्मा में घुला रहता है। अब इसके आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह पहला इसका जो पॉइंट होता है वह यह है कि यह श्वसन में सहायता करता है। अब कोई अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन जो है, ये आपके 1 नंबर में आ सकता है कि हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायता करता है या फिर नहीं, तो वहां पर अगर ऑप्शन रहे तो यहाँ पर आप लगा देंगे कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन वह श्वसन में सहायता करता है। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। अगर कहीं पर दिया है कि हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है, तब आप वहां पर लगा देंगे कि हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। सो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। तो देखिए इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी अब जल्द ही आ जाएगा, एक ही दिन के अंदर ही, या फिर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप देख लेंगे। तो ये सिर्फ 2 ही पार्ट में मैं बना रहा हूँ। आपका 6वां लेसन जो कि जैव पराक्रम सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपका इसी में खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर से एक लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना अगर भूल गए हो तो फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।